अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कराची के सबसे बड़े मसले की, गुटखा मावा। एक ऐसा मसला जो कि शायद बहुत दिनों से पेंडिंग में है। कवानीन भी बन गए हैं, बहुत ज़्यादा इस पर क्रैकडाउन्स भी हो रहे हैं, रेंजर्स पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। और ये सबसे बड़ी वजह भी बनता जा रहा है शहर में गंदगी होने की। शहर कायद की 3 शाहराहों पर आज एहतजाज होता रहा और पानी और बिजली की अदम फराहमी पर ख़वातीन और बच्चे सड़कों पर मौजूद रहे। गाड़ियों की कतारें लगी रहीं, बड़ी फैमिलीज़ जो थी वो गाड़ियों में महसूर हो गई। शाहराहें मुकम्मल तौर पर ब्लॉक थी, जिसके बाद इंतज़ामिया वहाँ पर पहुँची और उसने मामलात को हल किया। लेकिन बहरहाल जो पानी और बिजली का जो मामला था वो ताहाल हल नहीं हुआ। और मुजाहिरीन का ये कहना था कि अब अगर दोबारा ये मसला नहीं हल हुआ तो फिर हम इससे बड़ा एहतजाज करेंगे और पूरे कराची को ब्लॉक कर देंगे। ये बहुत बड़ी थ्रेट है। दूसरी जानिब ट्रैफिक के मामलात वैसे ही शहर कायद में काफ़ी ख़राब हैं, क्योंकि तरक्याती कामों ने काफ़ी मामलात को उलझा दिया है और जो डाइवर्जन्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किलात का शिकार कर दिया है। कहीं पर अगर कोई कट बने भी होते हैं तो जो टाउन नाज़मीन होते हैं उन कट को बंद करके रास्तों को और लंबा कर देते हैं, जिससे शहरियों को और मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानिब शहर कायद में एक और मसले ने सर उठा लिया है। गैर कानूनी और मुज़र सेहत गोश्त की सप्लाई जारी है और मेट्रो वन न्यूज़ ने कई दफ़ा इस पर आवाज़ उठाई है। और ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि KMC के अफसरान भी इसमें मुलविस हैं। ये भी हमारे टॉपिक का हिस्सा रहेगा, ज़रूर इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ जो मेरे गेस्ट स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रज़ाक बाजवा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रज़ाक बाजवा जी। वालेकुम अस्सलाम शुमाइला साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रज़ाक बाजवा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में आए। रज़ाक साहब, जो कराची में गुटखा मावा बड़े अरसे से इस पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, वो कहते तो यही है, अक्सर मीम्स भी बनती हैं कि वो एक तो सांप होता है जो जहर फेंक रहा होता है, एक ऐसे लोग होते हैं जो मुंह से गुटखा मावा की पिचकारियाँ फेंक रहे होते हैं और पूरी गली मोहल्लों को वो ख़राब कर रहे होते हैं। मतलब गंदगी भी है एक, और सेहत के हवाले से भी खासा ये तकलीफ दे है, लेकिन इसके बावजूद इस पर कंट्रोल नहीं है। एक और अहम बात मैं आपको बता दूं नाज़रीन के PTI से जावेद सिद्दीकी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे, उनसे भी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रज़ाक बाजवा साहब से बात कर लेते हैं। जी रज़ाक बाजवा साहब। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार आपके चैनल का, आपने बहुत अहम टॉपिक पर बात शुरू की है। देखिए जी शुमाइला साहब, जो कराची में गुटखा और छालिया या दीगर जो चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं, वो सब कुछ पुलिस के नाक के नीचे हो रही हैं। वो अगर पुलिस चाहे तो मैं समझता हूँ कि इनको कंट्रोल किया जा सकता है। पुलिस जो है, जो कराची की बदकिस्मती से मैं ये कहता हूँ कि हालांकि चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे वज़ीर दाखिला साहब, हमारी पार्टी काफ़ी कोशिश कर रही है पुलिस की में सुधार लाने की, लेकिन मैं समझता हूँ कि पुलिस के नाक के नीचे ये सारी चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं। और इस वक्त कराची के पुलिस स्टेशनों की जो सबसे ज़्यादा आमदनी है, मैंने ये पुलिस अफसरान को कहते हुए सुना है, अब देखा भी है, वो ये पूछते हैं कि मैं फ़लाँ थाने में नहीं जाऊँगा, वहाँ पर तो शायद ये चीज़ें कम फ़रोख्त हो रही हैं। अच्छा, मुझे वहाँ भेजा जाए जहाँ पर मतलब ये चीज़ें ज़्यादा फ़रोख्त हो रही हैं। मतलब इलाके के थाने इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये इससे पहले तो रज़ाक साहब कुछ ऐसे ऑर्डर्स आए थे ना कि अगर कहीं क्राइम रेट ज़्यादा होगा तो SHO को मुअत्तल कर देंगे या उन पे कार्रवाई होगी। ऐसी भी तो कुछ वज़ीर आला की जानिब से कहा गया। मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी इदारा अपना काम ठीक नहीं कर रहा है। आप देखें कि पुलिस का जो काम है, बेसिकली पुलिस का काम है जराइम को रोकना, पुलिस का काम है मंशियात को रोकना, पुलिस का काम है क्रिमिनल लोगों को पकड़ना उनके। लेकिन बदकिस्मती से जो भी जहाँ जिसकी जिम्मेदारी है, चाहे वो फूड अथॉरिटी है, चाहे वो पुलिस है या दीगर
कानून नाफिज करने वाले इदारे जो शहर कराची में मौजूद हैं, मैं खुलकर आपके टीवी चैनल पर कह रहा हूँ कि वो अपना काम नहीं कर रहे। वो मैं समझता हूँ कि बस थाने जो हैं उनके नाक के नीचे ये गुटखे और मंशियात बिक रही है। पुलिस जो है वो एक फर्जी कार्रवाई करती है, जब उन पर अफसरान का या सूबाई हुकूमत का प्रेशर आता है उसके बाद वो नहीं। उनका सबसे बड़ा ज़राए आमदनी जो है पुलिस का इस वक्त गुटखा है। और आप देखेंगे गुटखे पर साहब आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, यानी इसका मतलब यह है कि अगर पुलिस का महकमा खत्म कर दिया जाए तो जराइम कंट्रोल हो जाएंगे। नहीं, ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं पुलिस के महकमे के खात्मे की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी दुरुस्तगी की बात कर रहा हूँ। उनकी जो जिम्मेदारी है, जिसका वो हलफ लेकर आए, जिसकी वो जिस अपने काम के लिए वो आए हैं, जी जी जो उनके फराइज में शामिल है। मैं पुलिस के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि पुलिस के जो अफसरान है उन्हें इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए। IG साहब को नोटिस लेना चाहिए, DIG जो 3 जोन है हमारे उनको नोटिस लेना चाहिए कि उनके SHO की मौजूदगी में गुटखा कैसे बिक रहा है। सही। मैं समझता हूँ कि अगर SHO चाहे तो वो गुटखा फरोख्त नहीं हो सकता। जब वो मंथली लेना बंद कर दें, जब वो भत्ता लेना बंद कर दें, जब वो रिश्वत लेना बंद कर दें, तो मैं समझता हूँ कि वो कोई किसी की मजाल ही नहीं है गुटखा बेचने की, मंशियात बेचने की या क्राइम करने की। जब तक पुलिस अनवाल नहीं होती, क्रिमिनल क्राइम नहीं कर सकता। तो और देखिए कि आप हाई कोर्ट सिंध ने पाबंदी देखे ना, ये वही तो बात आप जो कह रहे हैं, मैं इससे पहले यही तो कह रही हूँ। आपने कहा कि जब तक पुलिस इन्वॉल्व नहीं होती क्रिमिनल क्राइम कर ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि पुलिस वजह है ना, वो उसको बेस फराहम कर रही है। बिल्कुल पुलिस बेस। मैं कह रहा हूँ आपके कि पुलिस की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पुलिस के अफसरान को IG साहब को नोटिस लेना चाहिए, वज़ीर दाखिला साहब को नोटिस लेना चाहिए, तमाम DIGs को, SSP साहिबान को नोटिस लेना चाहिए कि ये जो 120 के करीब थाने कराची के, ये आखिर ऐसा क्या है उस गुटके में कि वो गुटखा सुप्रीम कोर्ट के कहने पर गुटखा बंद नहीं हो रहा। हमने खबर हाई कोर्ट के कहने पर गुटखा बंद नहीं हो रहा। एक पुलिस वाले की सरपरस्ती में गुटखा मावा जो है वो सप्लाई हुआ। शुमैला साहिबा, एक पुलिस वाले की आप बात कर रहे हैं, आप किसी एक पुलिस वाले की। मैं कह रहा हूं कि आधी पुलिस अनवाल है इस चीज में। होंगे इसमें अच्छे पुलिस अफसरान भी होंगे इसमें, लेकिन जो अक्सरियत ने अकलियत को दबा दिया, यानी अक्सरियत जो है वो खुद जराइम करवा रही है, खुद गुटखा बिकवा रही है, खुद कब्जे करवा रही है, खुद सारी मामलात में। पुलिस अगर दुरुस्त हो जाए, पुलिस को अगर दुरुस्त कर दिया जाए तो काफी हद तक ये मामलात बिल्कुल सुधर सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल ठीक है, तो अब ये मुझे बताएं, इदारों को कौन चला रहा है? आपकी गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, CM पीपल्स पार्टी का, मेयर पीपल्स पार्टी का, आपका जो इदारे हैं वो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी चला रही है। तो जब सिंध गवर्नमेंट 17 सालों से पीपल्स पार्टी की है तो कैसे इदारों से काम नहीं करवा सकती? इसका तो मतलब ये कि सिंध गवर्नमेंट की नाअहली है ना। नहीं, देखें, इसमें सिंध गवर्नमेंट की आप नाअहली नहीं कह सकते। अच्छा। आप पुलिस की नाअहली कहें ना। अच्छा। पुलिस के देखें IG साहब मौजूद है ना, कंट्रोल कर रहे हैं इदारों को। IG साहब मौजूद हैं, DIG साहब मौजूद हैं, उनके पास असला है, थाने फंक्शन है, काम कर रहे हैं, उनके मोबाइलों में पेट्रोल डल रहा है, उनको असला मिल रहा है, उन्हें तमाम तनख्वाहें, मराद, पेंशन, रिटायरमेंट सब कुछ तो मिल रहा है। फिर ये इसमें सिंध गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी को भाई तो CM साहब क्यों नहीं पूछते? मैं समझता हूं पूछना चाहिए। जब आप मैं समझता हूं कि सख्ती करने की जरूरत है। जब आप ये कह रहे हैं कि थाने का SHO अगर ना चाहे तो क्राइम हो नहीं सकता, मैं अभी भी तो ये बात तो CM साहब को भी पता होगी, ये बात तो मेयर को भी पता होगी, खाली चीफ मिनिस्टर ये तो टाउन चेयरमैन को भी पता होगी। चीफ मिनिस्टर साहब को पुलिस थाने ठीक करने के साथ साथ और भी बहुत से काम है, और IG साहब मौजूद है, वजीर दाखिला जिसका प्रॉपर काम ही सिर्फ जो है पुलिस को देखना है, क्राइम को देखना है, जराइम पे आपकी पार्टी के हाँ है। नहीं, बिल्कुल है। मैं किसी का नाम लेकर नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी दुरुस्तगी के लिए इन पर सख्ती करना बेहद जरूरी है। इनसे पूछगिछ की जाए, चेक एंड बैलेंस किया जाए, सजा और जजा का कानून नाफिज किया जाए। जो पुलिस अफसरान गुटके में, जराइम में, क्राइम में या मंशियात में मुलव्वस हैं, उन्हें फौरी तौर पे सजा दी जाए। जिला बदर करके कराची बदर कर देना चाहिए, सिंध बदर कर देना चाहिए, उनको डिसमिस कर देना चाहिए। तजियाकार जावेद सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद सिद्दीकी साहब। हेलो जी जावेद साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
जावेद सिद्दीकी साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, अब आपकी आवाज आ रही है हमें। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जावेद साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपने भी यकीनन गुफ्तगू सुनी है रज़ाक बाजवा साहब की, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। मेरा ये कहना है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 17 सालों से है, अब तो मेयर भी पीपल्स पार्टी का है, वजीर दाखिला, CM, सभी पीपल्स पार्टी की पूरी हुकूमत एक सेटअप है। कहते हैं कि इदारे काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से क्राइम रेट इतना ज्यादा है। और गुटखा मावा खास तौर पे आज का हमारा टॉपिक है, पुलिस की सरपरस्ती में गुटखा मावा सप्लाई हो रहा है। तो आप समझते हैं कि इसमें कोई कसूर नहीं है सिंध हुकूमत का? देखिए जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और मैं अपनी बात की इब्तिदा इस शेर से करूंगा कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, कि ये चिराग कई आंधियों पे बारी हैं, सौदा है जमीरों का हर गाम है तिजारत, चुप रहूं तो क़यामत, बोलूं तो बगावत। देखिए, मैं किसी भी हुकूमत पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। रज़ाक भाई की मैंने अभी बात सुनी। इस वक्त पहले तो हमारे जो दूसरे सियासी दोस्त थे वो ये कहते थे जी हमारे पास इख्तियारात नहीं है या हमारे पास फंड नहीं है, मगर हमारे जो पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं इस वक्त ये बात नहीं कह सकते। हमारे काबिल एहतराम दोस्त हैं। इस वक्त मेयर भी उनका है, इस वक्त CM भी उनका है, इस वक्त तमाम बल्दियाती इदारे भी उनके पास हैं, मगर जो इस वक्त शहर कराची के हालात हैं वो आपके और मेरे सामने हैं। बात की आपने गुटके और माफिया के हवाले से, तो जनाब बात तो सच है मगर बात से रुसवाई की। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर किसी इलाके का SHO ईमानदार आ जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहां पे जराइम का रेशो बढ़े, वहां पे क्राइम का रेशो बढ़े। कोई भी चीज यकीन करें, अगर SHO ईमानदारी के साथ अपना काम करे तो मैं नहीं समझता कि कोई भी सिलसिला जो है वो गुटका बिक जाए, कहीं माफिया बिक जाए। देखिए, हमारी पुलिस बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी 15 अगर किसी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसला होता है, तो आज भी हम 15 करके हम अपने पुलिस के दोस्तों को ही बुलाते हैं ना, जो बात सच है, परेशानी में, तकलीफ में। मगर अब हमें तलाश करने की जरूरत है उन करप्ट अनासिर को, उन काली भेड़ों को जो कि जिनका किला कुमा जरूरी है, जो पुलिस के शेल्टर में, जो पुलिस के चंद नासूर हैं, उनके साथ मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं और इस नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। आज आप आइस हर जगह बिक रही है, आज शराब हर जगह बिक रही है, आज गुटखा माफिया हर जगह बिक रहा है। देखिए, IG साहब से भी हमारी मुलाकातें होती हैं, एडिशनल बिजनेस कम्युनिटी, एडिशनल IG साहब से भी मुलाकात होती है। दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव, मतलब बेहतरीन अफसर है, मैं समझता हूँ, बिजनेस कम्युनिटी को भी बेहतरीन जो है वो रिस्पॉन्स देते हैं। मगर बात यह है कि जनाब आप ऊपर से इंस्ट्रक्शन तो देते हैं, मगर जो नीचे वाला अमला है वो अमल करने के लिए तैयार ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंतहाई माजरत के साथ उसकी चीजें फिक्स होती हैं हर जगह। मैं कहता हूं कि अगर किसी पान की केबिन में मिल रहा है, अगर किसी एक अननोन बंदा गुटखा खाने जाता है या इस तरह की चीजें जाती हैं, तो क्या हमारे इदारों को पता नहीं है? हमारे इदारों को सब कुछ पता है। मगर बात यह है कि अगर वो आंखें बंद कर लें तो जनाब बस इस पे अल्लाह ताला जो है वो हिदायत दे। मैं समझता हूं कि अब कराची में जो है वो बहुत अच्छी नफरी आ रही है कि SHOs के हवाले से यंग आ रहे हैं, मगर पुलिस का मसला पता ही क्या, मैं आपको बताऊं। एक तो सियासी एफिलिएशंस बहुत ज्यादा है, 2 महीने 4 महीने होते नहीं है वहां के SHO तब्दील कर देते हैं। लाजमी सी बात है, जो अफसर आता है वो फिर वो सेट होने में इतना ही लगता है। तो एक पुलिस के मामला नहीं है। दूसरी बात, मैं आज पुलिस कांस्टेबल के हवाले से भी बात करूंगा कि जनाब आप SSU का यूनिट देख लीजिए और एक आम पुलिस वाले को देख लीजिए, वो 24 घंटे बेचारा वो वर्दी पे खड़ा रहता है, और एक SSU का यूनिट अफसर को देख लीजिए, उसकी वर्दी, उसकी ट्रेनिंग, और एक दोनों ही सिंध गवर्नमेंट के मुलाजिम है, मगर दोनों के पे स्केल और सैलरी में जमीन और आसमान का फर्क है। ये फ्रस्ट्रेशन है। वहां के आप पुलिस के हॉस्पिटल्स देख लें माजरत के साथ, तो आज क्या है, हमारे पुलिस के जवानों को फैसिलिटेशन नहीं मिल रही है। देखिए, पुलिस में बिल्कुल काली भेड़ें मौजूद हैं और हम उनके आइडेंटिफिकेशन वक्तन फवक्तन करते भी रहते हैं सीनियर पर देकर। मैं खुद कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स का लॉ ऑर्डर कमेटी का वाइस चेयरमैन हूँ, सब कमेटी का, और प्रेसिडेंट हूँ कराची डिवीजन का। मगर बात यह है कि जब तक हमारे ये लोग ठीक नहीं होंगे उस वक्त तक ये चीजें जो है वो दुरुस्तगी की नहीं जा सकती। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा सिंध गवर्नमेंट के ऊपर, इंतहाई माजरत के साथ रज़ाक भाई। बात यह है कि बारिश की प्रोडक्शन किसको नहीं पता थी कि बारिश हो रही है, ठीक है ना? तो मैं कहता हूं कि मुद्दतों से पनपती हुई साजिशों ने डुबाया, मुद्दतों से
टीवी साजिशों ने डुबोया। कौन कहता है कि मेरे शहर को बारिश ने डुबोया? मेयर साहब कहते हैं कि जनाब 40 mm की लाइन है। खुदा के वास्ते मेयर साहब, ये तो सबको पता था 40 mm की लाइन है, मगर बात यह है कि खुदा पहाड़ और निकला चूहा। आपने तो हमसे भी बहुत वादे किए, आपने तो बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी बहुत वादे किए, आपने तो आवाम के साथ भी बहुत वादे किए, मगर खुदा की कसम आपने दिए हैं तो सिर्फ झूठे वादे, झूठे दिलासे और झूठी तसल्लियां। आज मैं आपको अपनी बात करता हूं, आज की बात करता हूं। कल मेरी मुलाकात टाउन नाज़िर नॉर्थ शाहबाद से भी, ठीक है। मैं सिंध को तो शायद टीवी चैनल के ऊपर कह रहा था कि जनाब यहां से जो है गुजर नहीं सकते। खुदा की कसम, मेरी 14A के अंदर शादमान के अंदर एक गली है, उसके अंदर अभी 1 हफ्ते पहले डेथ हो गई किसी की। यकीन करें, वहां से खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, जनाजा जाने की जगह नहीं थी। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? कौन जिम्मेदार है? जनाब, वाटर सेवरेज बोर्ड भी आपका है, आपके अपने लोग हैं, आपके अपने लोग हैं, सब कुछ आपका अपना है। यही सारे सवालात हैं जावेद साहब। अगर किसी चीज की कमी है, खुदा की कसम कोई फंड की कमी नहीं है। अगर किसी चीज की कमी है तो वो सिंसियरिटी की कमी है। शहर कराची को मिला तो झूठे वादे, झूठे दिलासे और झूठी तसल्लियां, इसके अलावा कोई कुछ नहीं मिला कराची को। ठीक है जावेद सिद्दीकी साहब, यही वो तमाम सवालात हैं जो कि हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में उठाते हैं, क्योंकि शहर कायद के जो रहने वाले हैं वो बड़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अभी और मैं आपको बताऊंगी कि क्या और मजीद एक मुश्किल आन पड़ी है शहर कायद के बासियों के लिए। कुंवर इमरान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, MQN से उनका ताल्लुक है, लेकिन हम उनसे बात करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बड़े सारे मसाइल हैं जिन पर हम बात करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि शायद हम कुछ उसका हल निकाल लें, उस पर बात कर सकें, शायद हमारी कोई आवाज़ जो है वो इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचे और वो इस पर सोच विचार करें कि ये मसाइल जो कि एक आम आदमी फेस कर रहा है, किन किन चैलेंजेस से वो लड़ रहा है, कैसे कैसे मसाइल हैं, महंगाई से लेके खाने पीने से लेके पहनने ओढ़ने से लेके तालीम, सेहत, बहुत सारी चीज़ें, इवन के ट्रांसपोर्ट तक आना जाना भी एक आवाम के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। हर रोज़ एक नया चैलेंज आवाम को फेस करना पड़ता है। और एक और बहुत अहम चैलेंज जो शहर कायद के बासियों को अब आ गया है वो ये है कि मुज़रे सेहत गोश्त सप्लाई हो रहा है, मुर्दा जानवरों का गोश्त सप्लाई हो रहा है। इमरजेंसी स्लॉटर हाउस पे मुर्दा जानवर लाए जाते हैं, उनको वहीं ज़बा करके और वो फिर आगे सप्लाई कर दिया जाता है, या फिर उन पर स्टैंप नहीं किया जाता और वहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं। KMC के अमले को भी इसमें इन्वॉल्व पाया गया, ना सिर्फ अमले को बल्कि उनके अफसरान भी इसमें मुलविस पाए गए। वहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला जब हमने उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश किया। बहरहाल इस पर ज़रूर बात कर रहे हैं। रज़ाक बाजवा साहब, आप समझते हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन हो, जब कोई इदारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहा है, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? क्योंकि आवाम ने KMC का एम्प्लॉय पकड़ लिया, सबूतों के साथ हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। कैसे देखेंगे आप इसे, कैसे डिफेंड करेंगे? मैं समझता हूँ कि देखें, ये तो बड़ा जुल्म है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक इस्लामी कंट्री है, एक हम चले इंसान होने के साथ बेइस होने के साथ ये भी तो देखो यार, हम मुसलमान भी हैं। ये तो उन कसाब को चाहिए जहाँ पर ये धंधा हो रहा है, जो कारोबार कर रहे हैं, इससे जो मुंसलिक लोग हैं, क्या उन्होंने हमेशा क़यामत तक जिंदा रहना है? वो क्या कर रहे हैं, अपनी कौम के साथ क्या कर रहे हैं? आप जी इमरजेंसी स्लॉटर हाउस है, KMC का है, वहाँ से लाए ही बीमार और मुर्दा जानवर जाते हैं और वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं है। वहाँ का जो मुलाजिम है सफाई करने वाला, वो स्टैंप लगा के आगे भेज रहा है। मतलब क्या शमाला साहबा, मैंने गुजारिश की ना कि इदारों ने, जो छोटा सा इदारा है, चाहे सिविलियन है, चाहे वो वफाकी इदारा है, चाहे वो सूबाई इदारा है, चाहे वो क्राइम के कोई इदारा अपनी सिमत में नहीं है। कैसे होगा ये? लोगों ने अपनी सिमत छोड़ दी है। जब तक करप्शन पर मौत की सजा मेरा ख्याल इस मुल्क में नाफिज नहीं होगी ना, ये दुरुस्तगी की तरफ नहीं जाएगी। चीन से भी मैं तो कह रहा हूँ कि हमें 2 कदम आगे जाना चाहिए। अच्छा। सबसे बड़ी वजूहत ये है कि हमारे मुल्क में जो है वो ये जो रिश्वत खोरी है, जो ये एक वबाल जान बन गया है। आप देखें, सब्जी वाले से लेकर ऊपर तक सब ने ये एक शॉर्टकट बना लिया। देखिए, ये तो
सब्जी वाले ठेले, इन बेचारों का तो मतलब ये तो वो लोग हैं जो कि बहुत नॉमिनल सा अगर फायदा उठा भी रहे हैं। सब्जी वाला कितना फायदा उठा लेगा? टमाटर 200 रुपए किलो है, अगर उसको मंडी से 180 रुपए मिलता है, वो 20 रुपए पर केजी में। चले ये तो आपने कह दिया। जेब कतरा क्या कर लेगा? जेब कतरा वो 100, 200, 400 किसी की जेब से निकल। बड़ी मछलियां हैं। बात छोटी से आप ऐसा छोटों को दरगुजर नहीं कर सकते। आप छोटे बड़ी मछली को पकड़ लें, छोटा खुद ब खुद। देखिए क्रॉस द बोर्ड आप सबको ले लें ना उसमें। देखिए चोरी है, चाहे 100 रुपए की करें, चाहे लाख रुपए की करें, लाख वाले को पकड़े ना पहले सर जी। नहीं जी, मैं समझता हूँ कि सबको लाख वाले को ज्यादा पकड़ना चाहिए और 100 वाले को भी पकड़ना चाहिए। ये जब तक आप क्रॉस द बोर्ड, जब तक आप एक बेरहमाना एक सलूक नहीं होगा ना इन लोगों के लिए, दुरुस्ती की तरफ हम नहीं जाएंगे। लोगों ने अब सरकारी मुलाजमिन कर क्या रहे हैं? सख्त कवानीन पर अमल दरामद। जी बिल्कुल, ये करना पड़ेगा। पर सख्ती से अमल अगर आपने इस कवानीन को बचाना है, कंट्री को बचाना है, सूबों को बचाना है, इदारों को बचाना है, अपनी अपनी इज्जतों को बचाना है भाई, तो ये करना पड़ेगा। इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस, सजा और जजा का कानून नाफिज करना। आप निकाल बाहर करें इस तरह के क्रिमिनल लोगों को, इस तरह के रिश्वतखोरों को, जो मुल्क में जो शहरों में जो मतलब जो सुबह आते हैं तनख्वाह गवर्नमेंट से लेते हैं और उसके बाद वो ओवर टाइम लगा रहे होते हैं अपने अपने ऑफिस में, वो रिश्वत ले रहे होते हैं। वो हर काम को रिश्वत के बगैर वो नहीं कर रहे। और जो गवर्नमेंट से वो तनख्वाहें और मराहत ले रहे हैं, वो तो समझते हैं कि ये तो हमारे बाप दादा का है ना। अब आपने अगर कोई काम करवाना है किसी ऑफिस में तो आपको उसके लिए अलग पैसे देने होंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि सारी चारों सूबों की गवर्नमेंट्स को इस पर सख्ती से अमल दरामद करना पड़ेगा, सजा और जजा का निज़ाम लाना पड़ेगा, एंटी करप्शन को जो है फ़हाल करना पड़ेगा, मज़ीद फ़हाल करना पड़ेगा, और साथ साथ में जो है ना सज़ा और जजा लानी चाहिए, उनके नौकरियों से निकालना पड़ेगा, उन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। और एक हर डिस्ट्रिक्ट में मैं कहता हूँ क्योंकि शिकायती मरकज़ बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे लोग जाएं बिला खौफ व ख़तर जो है वो अपनी शिकायत दर्ज कराएं और उस पर वो उन्हें गिरफ्त में लाया जाए। अब आप देखिए ना, मुर्गी मरी हुई हमारे मुल्क में बिक रही है, मुर्दा जानवरों का गोश्त हमारे यहाँ बिक रहा है, ना जाने और गधे घोड़े पता नहीं क्या क्या खिलाए जा रहे हैं आवाम को। उससे उन्हें ये पता है कि जी अच्छा ये जो पेप्सी वगैरह जो कोल्ड ड्रिंक है इनके अलग कारखाने बने हुए हैं, जो 2 नंबर बना, सिगरेट अलग 2 नंबर बन रही है, गुटखा अलग है, फिर उसके बाद यानी इन्हें कौन रोकेगा? इदारे तो मौजूद हैं, उनके ऑफिसेज मौजूद हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, उनके बजट है सालाना। जावेद साहब से भी बात कर लेते हैं, उनसे जावेद साहब से बात करते हैं। जावेद सिद्दीकी साहब, सख्त कवानीन को सख्ती से अमल दरामद करवाने की जरूरत है, तभी शायद कुछ बेहतरी हो सकती है, इत्तेफाक करेंगे आप? तो अभी भी बाहर हूँ मगर मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब दूंगा। देखिए हमारे मुल्क बेहतरीन मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ हर किस्म के मौसम है, हर किस्म के फल है। अगर हमारे यहाँ सिर्फ कमी है किसी चीज की तो सिंसियरिटी की और इंसाफ ना होने की, ठीक है ना। तो बात यह है कि जब तक जजा व सजा का सिलसिला शुरू नहीं होगा उस वक्त तक चीजें ये बेहतर नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो हमारे इदारों को चाहिए, देखिए आज भी माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ, मैं तो डरता हूँ बात करते हुए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए कि हमारा नंबर 140वें नंबर पे क्यों है। खुदा की कसम जिस दिन हमें इंसाफ मिल गया, हमारे लिए इंसाफ, आज भी हमारे यहाँ लोग जो है ना थानों और अदालत में जाने से डरते हैं। आपने अमूमन देखा होगा कि अगर आप दुनिया भर में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, अगर किसी के साथ ज्यादती होती है तो वो ये कहता है कि आई विल सी यू इन कोर्ट, मतलब उसको पता है कि वहाँ की कोर्टों से उसको इंसाफ मिलेगा, उसको मिलेगा। मगर हमारा अलमिया ये है कि हम थाने पुलिस जाते हुए आज भी डरते हैं। उसकी वजह ये कि शायद उस तरह इंसाफ की वो फरावानी नहीं हो पा रही है, कुछ सिस्टम की वजह से, कुछ करप्ट अनासिर की वजह से। तो मैडम जजा व सजा का सिलसिला जब तक नहीं होगा वो चीजें जो है वो बेहतर नहीं होगी। आज भी आप हालत देख लें, नैब के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ, प्ली बार्गेन का फैसला है, मैं अगर जो है वो 20 करोड़ रुपए का फ्रॉड करता हूँ तो मुझे नैब कहते हैं कि आप 5 करोड़ रुपए दें और आपको हम ग्रीन शीट दे देते हैं। तो जनाब ये इंसाफ नहीं हुआ, इंतहाई माजरत के साथ। इंसाफ तो ये होता कि उसको इबरत का निशान बनाते, इंसाफ तो ये होता कि लोग उसको देखते क्यों बोलते हाँ यार इससे सबक सीखे। मगर हमारे यहाँ अलमिया ये है कि आवे से आवा बिगड़ा हुआ है। हम इंतहाई माजरत के साथ अल्लाह को तो मानते हैं मगर अल्लाह की नहीं मानते। खुदा की कसम जिस दिन हमने अल्लाह और रसूल की माननी शुरू कर दी उस दिन हम दीन और दुनिया में दोनों में तरक्की कर पाएंगे।
ठीक है, ठीक है। ये तो मामलात वो हैं कि हम अगर आखिरत का खौफ रखें और अपना खुद एहतसाबी का निज़ाम अगर मुस्तहकम रखें तो कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन मैं तो इस निज़ाम की बात कर रही हूँ ना जावेद साहब, इस सिस्टम की बात कर रही हूँ। इनफरादी तौर पे हमारे यहाँ अलमिया ये है, देखिए अभी मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। हमारे यहाँ निजाम कौन बदलेगा? हम तो अपने निजाम से डरते हैं। हमारे यहाँ हमारे दोस्त हैं कामरान जहरी भाई, ब्यूरो चीफ के जो है वो, उन्होंने सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी को बारिश के दौरान दिखा दिया, उनके ऊपर FIR हो गई। दुनिया भर में ये होता है कि अगर कोई चीज गलत हो रही होती है उसको दिखाया जाता है, तो उस बंदे को बुला के शाबाशी दी जाती है कि तुमने उस चीज की निशानदेही की, हमसे गलती हो गई, ठीक है ना। मगर हमारे यहाँ क्या मिला उस बेचारे को इनाम के तौर पे? तो उसके खिलाफ FIR हो गई। तो जनाब बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की ना। तो बात यह है कि हमें सिस्टम को बदलने की जरूरत है। हम अब ये सिस्टम कौन बदलेगा? ये सिस्टम आप और हम बदलेंगे डेफिनेटली। हमें इसके लिए बहुत सी हर्डल्स आती हैं, बहुत सी थ्रेट्स आती हैं, लाइफ थ्रेट्स होती हैं। मगर देखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इरफान कमर क्या डरता है तो देख खुदा क्या करता है। और अल्लाह का कानून सबसे बड़ा है। जब आप अल्लाह के रास्ते पे निकल आते हैं तो अल्लाह अपनी गैबी ताकत से आपकी मदद करता है। चलें, हम उम्मीद रखते हैं कि ये खौफ अल्लाह ताला दिलों में डाले और वो जो इक़्तिदार की कुर्सियों पे बैठे लोग हैं उनको आवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा हो और वो अपना काम करें। कम अज़ कम रज़ाक बाजवा साहब वो काम ज़रूर करें जिस जिम्मेदारी के लिए उन्हें वो सीट दी गई है। देखिए, उसकी उनके तनख्वाह मिलती है, उनके बच्चे उसका रिस्क खाते हैं, उनकी वो जिम्मेदारी है। हलफ लेकर के, चाहे मिनिस्टर हैं, चाहे सिविलियन है या ब्यूरोक्रेसी है या अफसरान बाला है, जो भी, चाहे मेयर है, मतलब वो सब एक हलफ लेकर कर आते हैं कि मुझे यहाँ पर इस सीट पर, इस मनसब पर बैठकर मुझे इंसाफ भी करना है, मैंने लोगों की भलाई का काम करना है और ये मेरे फराइज़ हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि अगर हम सब ये चीजें देख लेंगे और उस पर अमल दरामद कर लेंगे तो दुरुस्त की आ जाएगी। मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, लेकिन सूरत हाल काफी पेचीदा। देखिए, बयानात बहुत बड़े बड़े आते हैं। अभी ये मुजरे सेहत गोश्त का मसला है, ये हमने उठाया। अभी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा सैलाब की प्रेडिक्शन है। पता है कि जी 5 दरियाओं का जो पानी है वो दरियाए सिंध में आ रहा है और 5 दरियाओं का फ्लो जब एक दरिया से होके गुजरेगा तो क्या तबाही। हमेशा यही होता है मानसून, पिछले कितने बरसों से हम यही फेस करते आ रहे हैं। 2010 में भी आया, 22 में भी आया। देखिए, कैलकुलेशन के हिसाब से मैं बताऊं आपको कि 2010 से 2022 तक अभी तक 1700 लोग जो हैं वो 17,000 लोग जो हैं वो अपनी जानें गंवा बैठे हैं और 3 करोड़ और 33 लाख लोग जो हैं वो बेघर हैं। कितने लापता हो गए, कितने मुतासिर हुए, सब चीजें। अब मतलब क्या सिंध गवर्नमेंट फिर एक तीसरा घर बना के देगी? मतलब वो डैम नहीं बनाएगी, वो इंतजाम नहीं करेगी, वो घर बना के देगी। देखिए, सिंध गवर्नमेंट जो छोटे डैम है वो तो बना सकती है और इंशाल्लाह वो बनाने भी जा रहे हैं, लेकिन जो बड़े डैम है वो तो वफाक का काम है। वो तो प्राइम मिनिस्टर फैसला करें या जो वफाक में बैठी हुई जमात। सुपर फ्लड का नाम ही बहुत खौफनाक है। जी मतलब बिल्कुल। अब तो देखे ना, मौसमी सारी चेंजिंग आ गई है। अब तो पानी और ज्यादा आ रहा है। कभी हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था ये बादल फट गए। उसमें तो हमारा कसूर है ना, हमने दरख्त सारे काट दिए हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा है। देखिए, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल रज़ाक साहब बिल्कुल बात करेंगे। अपनी कोताहियों और अपनी गलतियों पे भी नजर रखना चाहिए, यही वजह बनती है आगे दुरुस्तगी की। बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। जावेद सिद्दीकी साहब से बात करूंगी मैं। जावेद साहब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ये कह दिया है कि हम सैलाब की तबाहकारियों के लिए बिल्कुल उससे निपटने के लिए तैयार हैं, तैयारियां हमारी तमाम मुकम्मल है। आप समझते हैं जिस शहर में 20 से 25, 29 mm बारिश हो जाती है, जहां नालों की जो कैपेसिटी है वो 44 mm हो, बारिश की कैपेसिटी के वो बर्दाश्त कर सकें, वो शहर या वो सूबा 11 लाख क्यूसेक को बर्दाश्त कर सकेगा? मैडम देखिए, ये एक रिवायती बयान है और मैं बात कहूंगा तो शायद आपके चेहरों पे, लबों पे, तमाम दोस्तों की मुस्कुराहट आ जाएगी कि देखें, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, मगर जब ज्यादा पानी आता है तो हमने उसकी कुछ चीजों की मैनेजमेंट नहीं करनी।
भाई हमने डैम कितने बनाए, ठीक है, अभी हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि डैम जो है वो फेडरल वाले बनाएंगे, बहुत सही बात की उन्होंने, बिल्कुल ठीक है, मगर इंतहाई माजरत के साथ अगर हम माजी के औरात में झांक कर देखें तो कितने डैम आज तक बने, ठीक है, मतलब अगर हम जनरल याया खान के दौर से लेके आज तक कितने डैम बने, हम तो सिर्फ इस आसरे में रहे कि डैम अगर बनेगा तो फला स्लैब डूब जाएगा, फला गांव डूब जाएगा। अब ये 2 डैम जो बन रहे हैं, मोमिन और भाषा डैम जो है, दयामिर भाषा डैम, ये दोनों एक 27 में कंप्लीट होना था, एक 29 में, 2027 और 2029 में कंप्लीट होता है, लेकिन अभी तक कोई 20-30% काम हुआ है। कैसे उम्मीद रख सकते हैं हम कि वो कंप्लीट? मैडम बात ये है, हमने भारत के हमारे बहादुर ने भारत के 6 हथियारे मारकर उनके दांतों को खट्टा कर दिया, मगर भारत ने पानी छोड़ के हमारे 60 से ज्यादा शहरों को डुबो दिया। आप देखें, आप इन चीजों को, ये समझने की बात है, ये परखने की बात है। मैं ये बात अलल ऐलान कहता हूँ, बबांगे दोहर कहता हूँ कि खुदा की कसम उन करप्ट सियासतदानों को सूली पे लटकाना चाहिए जिन्होंने डैम बनने के लिए वो दीवार की तरह खड़े हुए, वो कहते थे ना कि डैम बन गया तो हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। तो मैं जनरल साहब को कहता हूँ, जनरल साहब, फील्ड मार्शल साहब, आपने जिस तरह वहां पे इंडिया के दांत खट्टे किए, खुदा की कसम डैम बनाए, मैं कहता हूँ पूरी बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान की आपके साथ खड़ी होगी, पूरी अवाम आपके साथ खड़ी होगी। और ये कोई पहली दफा तो आज सैलाब नहीं आ रहा ना, हम जो है उसके मोहताज हैं। जब हमारे पास पानी की, जब चाह भारत ने डैम बंद कर दिया और जब चाह डैम खोल दिया। हमारे यहाँ तो ये हालत है कि हमारे डैम के स्पेल भी प्रॉपर वे में नहीं करते हैं। तो बात ये कि सिर्फ रिवायती बयानात से हटकर अब मैं कहता हूँ लगा दो मार्शाल्लाह यार, खुदा की कसम इस जमहूरी हुकूमत में हमें क्या मिला यार, सारे फंड तो ये करप्ट लोग खा गए, करप्ट अनासिर खा गए। आपको तो सिर्फ दिलासों के अलावा मिल क्या रहा है, मुझे ये बताएं ना। यहाँ पे आपके पास तालीम है, ना आपके पास मेडिसिन है हॉस्पिटलों के अंदर, यहाँ पे जो है स्कूलों में गधे और घोड़े बन गए हैं इंतहाई माजरत के साथ। और अगर मैं बात करूंगा तो शायद मेरे बहुत सारे सियासी दोस्त नाराज हो जाएंगे और फिर वो कहेंगे कि यार तुमने फिर ये बातें शुरू कर दी। मगर बात ये है कि एक ही बात अगर बार बार आएगी तो ये बात करनी पड़ेगी। तो खुदा की कसम मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल के तवज्जो से, कि डैम बनाए। अब आप खुद बता रही हैं कि आपने 27 साल का मतलब ड्यूरेशन का टाइम दिया। मुझे ये बताएं कि कल किसी ने देखा है 27 साल का मतलब है 27 दफा सैलाब आएंगे आपके पास? 2027 में कंप्लीट होना था, 2022 2021 में ये स्टार्ट हुआ था, 2027 में कंप्लीट होना था। तो अब भी आपके 60 से ज्यादा शहर जो है वो बर्बाद हो चुके हैं। देखिए मैं फैक्ट एंड फिगर नहीं हो नहीं सकता ना, अब तो काम भी नहीं हो रहा ना। आप तरबेला डैम को देख ले, पूरा आधा डैम तो वो भल सफाई उसकी होती नहीं है, आधा डैम तो उसमें भल है, पूरा मट्टी से भरा हुआ है तरबेला, वो वैसे भी मट्टी का डैम है और आधा मट्टी से भर गया। देखिए मैंने पहले भी अपने स्टार्टिंग में ये बात कही, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, यकीन करें हमारे पास काबिल लोग हैं, हमारे पास काबिल कमी है वैसे हमारे पास, बस यही मैं कर रहा हूँ। तो मैडम खुदा के वास्ते अब ये काम मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर देना चाहिए कि भाई तुम डैम बनाओ और जिसको जिसकी लाश पे आनी है, खुदा की कसम मैं कहता हूँ पाकिस्तान तो हर मौके पे पाकिस्तान का दिफा कर रही है। आप कोई भी चीज उठा के देख लें, जंग होती तो वैसे अफवाज पाकिस्तान जंग और बॉर्डर के लिए, लेकिन वो तो सैलाब हो, पहाड़ी तोदा गिरे, जलजला आए या कोई भी इवन के ज्यादा बारिश हो, हर चीज में तो पाक अफवाज ही तो फिर बाकी इदारों की क्या जरूरत है? यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो फ्लड हो, चाहे कोई भी नागानी आफत आए, तो वो हमारे आर्मी के जवान ही तो नजर आ रहे हैं, वो हमारे फोर्सेस के लोग ही तो नजर आ रहे हैं। तो बात यह है कि हमारे जो सियासतदान है वो शुब्दाबाजी या फोटो सेशन के अलावा क्या कर रहे हैं इंतहाई माजरत के साथ, ठीक है। तो बात यह है कि अगर जो बंदा काम कर रहा है तो भाई उसको सपोर्ट करके देखो, ये हमारे अपने इदारे हैं। मैं कहता हूँ सियासतदान भी हमारे दोस्त हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर शायद हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि जो अच्छा बंदा जाके भी वो शरारतों में जो है वो मुलविस हो जाता है। तो बस मैं इतना कहूंगा कि खुदारा डैम बनाइए, डैम बनाने के ऊपर अपनी कंटिन्यू कीजिए। पूरी बिजनेस कम्युनिटी ना सिर्फ कराची की बल्कि पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी सपोर्ट करेगी, आवाम सपोर्ट करेगी। और यकीन करें ये डैम बन गया तो हम डैम से आज भी देखें ना, आज हम बिजली के लिए तरस रहे हैं। अगर हमारे पास डैम होते तो क्या बिजली नहीं होती? अगर हमारे पास प्रॉपर डैम बने हुए तो क्या यूनिट बिल पे करना पड़ता है और कई दफा तो 100 रुपए पर यूनिट चला जाता है। करेक्शन कर दूं, 70 नहीं 85 से 88 रुपए पर यूनिट हमें जो है वो पर यूनिट 500 यूनिट से ऊपर चले जाए तो फिर वो 100 हो ही जाता
जाता है। वो तो मैडम टेरिफ लगता रहता ना। आज हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर क्यों भाग रहा है, उसकी वजह ये है कि देखिए हमारे पास जो है वो सनतें तो तबाह हुई है। आपको मैं गारमेंट्स की इंडस्ट्री की छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। खुदा की कसम यार, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्री को रन करने के लिए गैस नहीं है। अब आप अंदाजा करें, आज भी हमारे यहाँ कराची के अंदर जो है वो सुबह रात 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक जो है वो गैस की लोड शेडिंग हो रही होती है। ये दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलती होगी ये यूनिक चीजें। तो जनाब हम तो फिर भी ये कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद है और पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। और मैं अपनी आर्मी के हवाले से भी एक बात करता हूँ, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ इस मामले में कि देयर इज नो सपा, देयर इज नो सलाह, देयर इज नो सपा, देयर इज नो सलाह, only one सपा and one salah, and that is Pakistan Army, proud to be army and proud to be force, and Pakistan जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। इस मुल्क के हमें बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रज़ाक बाजवा साहब, एक बात तो बहरहाल जावेद सिद्दीकी साहब ने बिल्कुल सही कही कि बहुत सी ऐसी चीज़ें सिर्फ बयानात तक महदूद रहते हैं, सिर्फ इजलासों तक महदूद रहते हैं, जो अमली इकदाम हैं वो नहीं होते। और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, हर दफ़ा हम यही देखते हैं। जल्दी से बताइएगा, वक्त कम है साहब। एक तो मैं छोटी सी तरदीद कर दूं, मैं अभी जावेद सिद्दीकी साहब ने ये फरमाया कि मार्शाल्लाह लगा दें और बस सब में। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी मार्शाल्लाह की हिमायत नहीं करेगी। हमने पीपल्स पार्टी ने मार्शाल्लाह के खिलाफ हमने बहुत जानों की कुर्बानी दी। हमने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो खोया, हमने बेनज़ीर साहिबा खोई। हम किसी सूरत में भी मार्शाल्लाह मसले का हल नहीं है। बात नियतों की है, बात ईमानदारी की है, बात करप्शन के खात्मे की जाए। जहाँ करप्शन से सारे मामला खराब हो रहे हैं, आए मिल बैठकर कोई चारों सूबे बैठे हैं, अवाम की बात करें, अवाम की बात करें, अवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। और जब तक असम्बलियों से ये कानून पास नहीं करेंगे कि ये करप्शन पर फांसी की सजा दी जाए, जब तक ये मामला कभी दुरुस्तगी की तरफ नहीं। बहुत शुक्रिया रज़ाक बाजवा साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया जावेद सिद्दीकी साहब आपने वक्त दिया। नाज़रीन बात फिर वहीं पे आ जाती है, सनतें बंद हो रही हैं, सरमायाकार अपना सरमाया समेट कर इस मुल्क से जा रहा है, ब्रेन हमारा ड्रेन हो रहा है। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, हंगामी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है, तभी कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।